गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1817 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और इससे पहले भी हमने अगर बात करें 1850 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस कर रखा है, तो आप वो वीडियो को उस वाली वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, लगभग 1 से 1.5 साल पहले जो है वो पब्लिश यहाँ पे अपलोड की हुई है, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं क्योंकि बेनिफिशियल होगी आपके लिए। अगर आप उत्तराखंड एलटी लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपसे ग्रामर लिटरेचर आपके को यहाँ पे सफिशिएंट मिल जाएगा कंटेंट, तो आप सीरियल वाइज उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। लिटरेरी एजेस से रिलेटेड एमपी टेट सीरीज़ को आप देखिएगा, मैं उसके लिए लगभग हर एक वीडियो में कहता हूँ। और इसके अलावा जो राइटर वाइज सीरीज है या अन्य जो वीडियोज़ हमने बना रखी हैं उनको आप वॉच कीजिएगा, उत्तराखंड एलटी लेक्चरर सीरीज़ को। इसके अलावा कुछ नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं देख रहा था लास्ट कुछ वीडियोज़ में, वहाँ पे कमेंट के ज़रिए उन्होंने कहा है कि ठीक है, फीडबैक उनका पॉजिटिव है, मैं किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ उन पर। लेकिन ये है कि अगर आप उत्तराखंड में एलटी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं एक छोटे भाई के नाते आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन के ज़रिए अगर आप उत्तराखंड में किसी टेस्ट को निकालने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं टफ होने वाला है, आने वाले समय में और ज़्यादा टफ होने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम आप एलटी की बात करेंगे तो 68 यहाँ पे मेरिट गई है। तो स्पेशली मैं लिटरेचर में 3-4 साल से लगातार दिन रात में एक एक पॉइंट को अपनी तरफ से जो है सर्च करने की भी कोशिश करता हूँ और पूरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप एलटी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनटी नेट की भी कर रहे हैं तो लिटरेचर को पढ़ने से पहले आप एक पीके नायर बुक जो है या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक को पढ़िए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पीके नायर मेरे को बढ़िया बुक लगी, उसमें आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वहाँ पे आप वो कर सकते हैं। उसके बेस पे आप तब जाके जो भी लिटरेरी एजेस हैं उनसे रिलेटेड जो मेन राइटर्स हैं, जो डोमिनेंट राइटर्स हैं या जो मेन राइटर्स हैं उस एज के, उनके मेन वर्क्स को करिए, उनकी एक लिस्ट बनाइएगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं ये अन्य पॉइंट्स को अब लर्न कर पाएंगे एक सिस्टमेटिक वे में। अदरवाइज जो कन्फ्यूजन वाली बात है तो कन्फ्यूजन तो होगा, क्योंकि अगर लास्ट वीडियो में भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने सेबेस्टियन के बारे में बात किया। सेबेस्टियन जो है, अगर विलियम शेक्सपियर की प्लेज की बात करें, एक टेम्पेस्ट में एक सेबेस्टियन है और एक सेबेस्टियन है आपका 12th नाइट में। तो चीज़ों को कंपेयर करते हुए हम किसी भी चीज़ को, मैं जब से लिटरेचर पढ़ रहा हूँ तो मैं चीज़ों को कंपेयर करते हुए ही लर्न करता हूँ चीज़ों को। और जो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें ऐसा कुछ नहीं मेरा रिवीजन टाइप का अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको बता दूँ, किसी भी प्रकार का कोई रिवीजन यहाँ पे करने के लिए मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं रिवीजन करने की अगर मेरे को इच्छा होती है या कुछ ऐसा करना होता है तो मैं खुद ही कर लेता। हाँ, मेरे को एक शौक़ है, मैं इसलिए यहाँ पे जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ मैं चाहता हूँ कि कम से कम क्वेश्चन जो मैं टाइप कर रहा हूँ उनके बेस पे अधिक से अधिक यहाँ पे जानकारी दे सकूँ। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है, अगर आप जो हैं डायरेक्ट इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, आपने बेसिक जो है अपना लिटरेचर में आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा। और कन्फ्यूजन होना, दूसरी चीज़ एक और बताऊँ मैं, कन्फ्यूजन उसको ही होता है जो पढ़ता है। अगर बात करूं जिसको सिलेक्टेड क्वेश्चन लर्न होंगे 50, 100, उसको क्या कन्फ्यूजन होगा? कन्फ्यूजन उसको होता है जो जहाँ पे, अब देखिए ना, जहाँ पे एक ही शक्ल वाले 3-4 व्यक्ति होंगे तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। जहाँ पे एक ही ऑप्शन आपके पास है या 1-2 ऑप्शन है सिंपल से, वहाँ पे क्या कन्फ्यूजन होगा? तो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो उसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन रिविज़न आपको करना पड़ेगा। रिविज़न ही इसका सॉल्यूशन है। कन्फ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बन रहा है वो नहीं बनेगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया करके है, एस.टी. कॉलरिज का है। एस.टी. कॉलरिज का है तो सैमुअल टेलर कॉलरिज का है और ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। तो बायोग्राफी या लिटरेरी की बात करें तो इसमें फैंसी एंड इमेजिनेशन की बात कर रखी है। 1817 में ये वर्क कर रखा है। किसका है? सैमुअल टेलर कॉलरिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है और इसके अलावा एक और ऑगस्टिन एज पे भी एक कमेंट आया हुआ था। तो ये चीज़ें देखी ना, इन चीज़ों को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, लेकिन
ये चीज़ें अगर उसमें किसी भाई या हमारी बहन ने कमेंट किया था कि न्यू क्लासिकल होगा तो इमिटेशन हो रहा है अगर रोमन राइटर्स का, तो आप ये देखिए ना, ओवरऑल लिटरेरी एजेस को देखिए और उनके सब डिवीज़न को देखिए। अगर बात करें 1660 से लेके 1785 तक, अगर आप न्यू क्लासिकल एज का टाइम पीरियड अगर देखते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, तो इसके अंदर जो आपको एजेस देखने को मिल रही है उसमें ये तो न्यू क्लासिकल का है, इसके अंदर आपको रेस्टोरेशन 1660 टू 1700 रेस्टोरेशन मिल जाएगा। उसके अलावा ऑगस्टन मिल जाएगा 1701 टू 1745 तक, और 1745 से अगर 1785 तक की बात करें, एज ऑफ सेंसिबिलिटी जैसे कि मैंने बताया था, डॉक्टर जॉनसन की एज कहा जाता है, सैमुअल जॉनसन की, जिसमें उन्होंने अपनी डिक्शनरी भी जो है कंपाइल की थी 1755 में। तो ये सब डिवीज़न आपको याद रखने पड़ेंगे। एजेस मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पहले एजेस के हिसाब से स्टडी करिए। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इस पर कि लिटरेचर को जो मैंने आज तक जितना सीखा है किस बेस पे सीखा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं भी सीखता था चीज़ें एकदम से याद नहीं हो पाती थी, कन्फ्यूजन होता था, लेकिन मैंने उसको फिर एक एजेस के बेस पे और उसके अलावा जो मेन राइटर्स हैं उनके मेन वर्क्स हैं उनको एक साथ उनकी लिस्ट बना के ऐसे करके उसको याद करने की कोशिश की। अब जो है अभी की बात करूँ तो अच्छे से एक हिस्ट्री एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है और पूरा उन चीज़ों को भूल भी नहीं पाएंगे। अगर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करते हुए लर्न करेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे, ये याद रखिएगा। दूसरा वर्क है रॉब रॉय करके है, रॉब रॉय पब्लिश्ड हुआ था, ये भी 1817 में हुआ। वॉल्टर स्कॉट का वर्क है, फादर ऑफ हिस्टोरिकल या वेवरली नॉवेल्स कहा जाता है इनको। अगर बात करें वॉल्टर स्कॉट के बारे में, एक पॉइंट बनता है फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल या इनके नॉवेल्स को और क्या कहा जाता है, वेवरली नॉवेल्स कहा जाता है। तो इनका रॉब रॉय करके जो है वो भी पब्लिश हो रखा है 1817 में। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, निगेटिव कैपेबिलिटी वाज अ फ्रेज फर्स्ट यूज्ड बाय रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स। अब निगेटिव कैपेबिलिटी जो है ये फ्रेज कॉइन किया गया रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स के द्वारा 1817 में ही। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, निगेटिव कैपेबिलिटी। जॉन कीट्स की अगर बात करें तो इनको बोला जाता है लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई, क्योंकि इनका जन्म हुआ 1795 में और डेथ होगी 1821 में। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अलावा टच स्टोन, द टच स्टोन करके है, एक ड्रामा है, ये किसका है, जेम्स केनी का है, जेम्स केनी का है टच स्टोन करके ड्रामा। अब देखिए टच स्टोन आ गया तो मैं अपनी आदत, जो मेरी आदत है, मैं उसके हिसाब से यहाँ पे उन चीज़ों को कंपेयर कराऊंगा और इससे देखिए आपको फ़ायदा होगा। आप मान के चलिए टच स्टोन से अब एक चीज़ और याद रखना, टच स्टोन मेथड। अब ये टच स्टोन जो मेथड था ये किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में बात करेंगे। टच स्टोन मेथड को इंट्रोड्यूस किया था किसने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। किसने किया था टच स्टोन मेथड को जो है इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने किया था, MATTHEW, मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इनका वर्क क्या था, वो किस में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो वो था प्रीफेस टू द वॉल्यूम ऑफ 1853 पोम्स। प्रीफेस टू दी वॉल्यूम, वर्क क्या था, प्रीफेस टू दी वॉल्यूम करके है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। प्रीफेस टू दी वॉल्यूम ऑफ 1853 पोम्स। 1853 में जो पोम्स आई उनका जो प्रीफेस था उसमें इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, किसको, टच स्टोन मेथड को। अब ये टच स्टोन मेथड क्या है इसके बारे में बात करेंगे। टच स्टोन मेथड एक कंपैरेटिव मेथड है, किसका, क्रिटिसिज्म का। जब क्रिटिसिज्म करते थे उस टाइम पे इन्होंने एक कंपैरेटिव मेथड यानी कि कंपेयर करने वाला मेथड है, ठीक है, कंपैरेटिव मेथड है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कंपैरेटिव मेथड है ये क्रिटिसिज्म का, कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म, टच स्टोन, ठीक। ये था टच स्टोन के बारे में। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पर
कीट्स कॉइन्ड द टर्म, कीट्स ने कॉइन किया टर्म, जो निगेटिव कैपेबिलिटी हम बात कर रहे थे ये कीट्स ने कॉइन किया 1817 में, ये हमने जान लिया। अभी इन्होंने ये जब कॉइन किया तो ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे। इन अ लेटर, इन्होंने एक पत्र में इसको कॉइन किया। ही रोट टू हिज ब्रदर्स, जो लेटर इन्होंने किसको लिखा, अपने भाइयों को लिखा। इनके दो भाई थे जॉर्ज एंड टॉम। कब लिखा इन्होंने, 1817 में, इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर वर्क। और ये अपने भाइयों को तो लिखा लेटर, ये इंस्पायर किससे हुए थे इस लेटर को लिखने के लिए, शेक्सपियर के वर्क से, ठीक है, विलियम शेक्सपियर की बात चल रही है। एंड ही डिस्क्राइब्स इट, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया एज बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं बोलते हैं, सर्टेनिटीज निश्चितताएं, और बीइंग इन अनसर्टेनिटीज मिस्ट्रीज डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग, बिना किसी इरिटेबल रीचिंग के, आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, किसी फैक्ट या रीजन पे पहुंचना, कि किसी अनसर्टेनिटीज के बजाय, मिस्ट्रीज डाउट्स, या किसी इरिटेबल रीचिंग के बाद किसी फैक्ट या रीजन पे पहुंचना, इसके लिए इन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म जो है इसको दिया नाम। तो निगेटिव कैपेबिलिटी क्या है, ये आप ये लाइन भी लर्न कर सकते हैं, इस लाइन को याद रख सकते हैं। अब ये जो निगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म था, ये निगेटिव यहाँ पे जो वर्ड है इसमें, ये पेजोरेटिव नहीं है, ये पेजोरेटिव वर्ड नहीं है, पेजोरेटिव वर्ड नहीं है, यानी कि डेरिवेटिव वर्ड नहीं है कहने मतलब। नेक्स्ट वर्क देखिए, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ये भी 1817 में आ रखा है ये वर्क। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज करके है, विलियम हेजलिट का है। ये एक बुक है क्रिटिसिज्म की, जो कि कब आ रखी है, 1817 में, विलियम हेजलिट, क्रिटिक। अभी ये कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ये जो है किसकी बुक है, विलियम हेजलिट, और विलियम हेजलिट को ही क्रिटिक भी कहा जाता है। पोइट्री 1817, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी करके है। पोइट्री में अगर बात करें तो यहाँ पे पोइट्री में हमारे पास जो वर्क है वो कौन सा है, वो क्रिएशन कौन सी है, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, पर्सी बिशे शेली की रोमांटिक एज की, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें मैनफ्रेड करके है, और ड्रामेटिक पोम है, किसकी है, लॉर्ड बायरन की है, लॉर्ड बायरन की है, मैनफ्रेड करके, ये भी 1817 में आ की। वॉट जाइलर ना हो गए, वॉट टाइलर है, वॉट टाइलर करके है, तो वॉट टाइलर, और ड्रामेटिक पोएम है रॉबर्ट सर्दे की है। अब रॉबर्ट सर्दे की बात आ रही है तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बता रहा हूँ, लेक पोएट करके, लेक पोएट या लेक स्कूल्स करके, ठीक। लेक पोएट की जगह अगर लेक स्कूल कहेंगे और ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेक स्कूल करके ये जो है ये देखने को मिलेगा आपको, लेक स्कूल करके। और ये लेक स्कूल जो है टर्म भी यहाँ पे 1817 में, यानी कि इसको ये वर्क ये टर्म देखने को मिला, जो कि एडिनबर्ग रिव्यू करके एक मैगजीन थी, उसमें 1817 अगस्त 1817 में ये टर्म यहाँ पे कॉइन किया था, लेक स्कूल यूज किया था कहने का मतलब हम बोल सकते हैं। और 1817 में एडिनबर्ग रिव्यू करके मैगजीन, उसकी बात चल रही है। और ये लेक स्कूल क्या था, एक डेरोगेटरी टर्म था, डेरोगेटरी मीन्स अपमानजनक, ठीक है। और ये किसके लिए यूज किया गया था, लेक पोएट, यहीं से अगर बात करें लेक पोएट करके एक टर्म जो है कॉइन किया था या दिया था, लेक पोएट कहा था, किसको, लेक पोएट्स कहा था, किनको कहा था, लेक पोएट्स 3 थे इसमें, विलियम वर्ड्सवर्थ, WW कर दे रहा हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, और इसके अलावा बात करें तीसरे थे इसमें सदे, रॉबर्ट साउदी जिनको बोलते हैं हम, ठीक है। ये 3 थे। लेक स्कूल ऑफ पोइट्स यानी कि लेक पोइट्स इनको कहा। और ये जो टर्म है ये किसने कॉइन किया इनके लिए, ये किया था फ्रांसिस जेफरी ने। किसने किया था, फ्रांसिस जेफरी ने, लेक पोइट्स करके, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट सदे, इनके लिए, इन तीनों के लिए। इसको आप याद रख सकते हैं 1817 में ये भी आर्क। और इसके अलावा नेगेटिव कैपेबिलिटी तो आपको पता ही।
बायोग्राफी और लिटरेरी हम बात कर चुके हैं इसमें। फैंसी इमेजिनेशन की बात इसमें हमने की, और प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन करके भी इसमें है, तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। इस वर्क से रिलेटेड पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। इसमें देखिए द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया करके है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया करके एक वर्क आया है 1817 में ही, जेम्स मिल का है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया करके। अब जेन ऑस्टन के वर्क यहाँ पे हमने दे रखे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका जो एक वर्क है, अगर बात करें सैंडिटन करके है, देख सकते हैं सैंडिटन करके, ये भी 1817 में आ रखा है। अब सैंडिटन आया है तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा, अगर इनके एक वर्क की बात आ रही थी तो हमने यहाँ पे कुछ इनके और वर्क्स भी ले लिए। अब इसमें देख सकते हैं जेन ऑस्टन जो कि किसके लिए जाने जाते हैं, एम्मा करके, इनका एक फेमस वर्क है एम्मा करके, ठीक है। इसके अलावा सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में आ रखा है इनका। प्राइड एंड प्रीजुडिस करके आ रखा है 1813 में। अगर बात करें नेक्स्ट, मैन्सफील्ड पार्क का रखा है 1814 में। नॉर्थएंगल एब्बे आ रखा है 1818 में, पोस्ट्यूमस यानी कि इनकी डेथ के बाद, ठीक है। परसुएशन करके आ रखा है, ये देख सकते हैं परसुएशन करके, और ये भी 1818 में आ रखा है पोस्ट्यूमस। लेडी सुजान करके 1871 में आ रखा है, ये भी पोस्ट्यूमस, इनकी डेथ के बाद ये आए हुए हैं वर्क। अनफिनिश्ड फिक्शन करके है इनका दी वाटसन्स करके 1804, और ये 1817 आप देख सकते हैं सैंडिटन करके, ठीक। इसके अलावा इनके ये अनफिनिश्ड फिक्शन में भी आते हैं ये वर्क, ठीक है। अनफिनिश्ड फिक्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है ये। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स। और इसके अलावा बात करें जेन ऑस्टन के, यहाँ पे एक पॉइंट और जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, इनकी डेथ भी जो है 1817 में ही हो रखी है। किसकी? जेन ऑस्टन की। जेन ऑस्टन की डेथ हो रखी है 1817 में, और जन्म हो रखा है 1775, यानी कि 1775 में इनका जन्म हो रखा है। 1775 में ही एक और हमारे वो हैं जो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट कहलाते हैं, चार्ल्स लैम्ब, उनका भी जन्म हो रखा है। उनका जन्म चार्ल्स लैम्ब का 1775 से 1834 है, 1834, और जेन ऑस्टन का है 1775 से 1817, और 1834 में ही एसटी कॉलेज की भी डेथ होती है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। और 1833 में ऐसे अब इलिया का जो है सेकंड एडिशन आ रखा है, 1823 में फर्स्ट आ रखा है, 23 में फर्स्ट आ रखा है, 33 में सेकंड आ रखा है। एसेज ऑफ इलिया किसके हैं ये? चार्ल्स लैम्ब के एसेज। और इलिया जो है ये पेन नेम यूज करते थे, जो कि साउथ सी हाउस से रिलेटेड है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ज़्यादा आप इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।